नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है खाली दिमाग शैतान का घर। 10 मिनट के बाद उसे नहाने जाना था। पोछा लगाने में कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। बहू के संबोधन से लपक कर उठी और वस्त्र ठीक करने लगी। सामने ससुर महोदय मुस्कुराते हुए खड़े थे। एक कप चाय मिलेगी? चाय थर्मस में रखी है, कप भी वही है। ना चाहते हुए भी उसके सर में एक झुलाहट आ गई। ओह अच्छा, पिताजी चाय कप में उड़ेलने लगे। जैसे तैसे काम समाप्त करके वह नहाने चली गई। निकली तो पिताजी भी नहा चुके थे और मिट्टी के पात्र में लोबान डालते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अब वे इस बात को लेकर पूरे घर में दंदनाएंगे। उनके कमरे में भी कपड़ा महना मुश्किल हो जाएगा। उसे जतीन पर क्रोध आया, जो अब तक सुखी सो रहा था। उसने जाकर उसे झिझोड़ा तो जतीन ने मुंह बनाया, किंतु नींद उचट जाने से उठना पड़ा। जतीन के जागने से पिताजी की चुस्ती फुर्ती में विघ्न पड़ गया। वह तनिक निश्चितता से रसोई में काम निपटाने लगी। तभी उसे लगा पीछे कोई खड़ा है। वह झट से पीछे मुड़ी। पिताजी हाथ में चाकू लिए खड़े हैं। लाओ, मैं सब्जी काट देता हूँ। मैं काट चुकी हूँ तो आटा ही गूँथ देता हूँ। गुथा आटा फ्रिज में है, यहीं बैठ जाता हूँ। जो काम हो बताना। इतनी छोटी जगह पर आप बैठोगे तो काम कैसे होगा? आप बाहर जाकर बैठिए। पिताजी अनिच्छा से वहां से टले। कुछ ही देर बाद पुनः पिताजी के पैर घसीटने चलने की आवाज़ उसके कान में पड़ी। उसके दिमाग की नसें तन गईं। बहू भूख लगी है। बन जाने दीजिए। वे गए नहीं, वहीं खड़े होकर नमकीन बिस्कुट फल निकालते रहे। उनकी हाथी श्वास प्रवास क्रिया से उसे बड़ी कोस हो रही थी। वह बाहर जतिन के पास जाकर बैठ गई। बोली, तुम्हें नहीं लगता रिटायरमेंट के बाद पिताजी घर घुस्सू हो गए हैं? अब स्त्रियों के काम में अधिक मन लगता है उनका। स्वयं को व्यस्त रखने के लिए कुछ तो करेंगे। तुम्हें उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मम्मी की मृत्यु के बाद अकेले पड़ गए हैं वे। वह मुंह बनाए बैठी रही। पिताजी पैर घसीटते हुए चले आ रहे थे। आकर बहू के बगल में बैठ गए। लो बहू, ताजे फल खाओ, फिर ताजा दम होकर रोटी पराठे बनाना। वे उसे देखकर बेवजह हंसने लगे, किंतु उसने वहां से उठने में मिनट भर भी नहीं लगाया। उन दोनों को नाश्ता देकर जतिन का लंच पैक किया और नाश्ता लेकर अपने कमरे में आ गई। आधे घंटे में जतिन के जाते ही पिताजी पुनः सक्रिय हो उठे। वे हर काम में उसका हाथ बटाने की चेष्टा करते। वह सब काम छोड़कर टीवी देखने बैठ गई तो वे भी आकर पास बैठ गए। वह पेपर लेकर अपने कमरे में आ गई। पिताजी ने टीवी बंद किया और उसके कमरे में आकर मुस्कुराने लगे। बहू, मैंने पेपर नहीं पढ़ा। उसने चुपचाप पेपर उनके हवाले कर दिया, लेकिन वे गए नहीं, वहीं खड़े रहे। अब क्या चाहिए? एक कप चाय मिल जाती तो। बैठिए, मैं बना देती हूँ। वह किचन की ओर बढ़ी। वे भी पीछे चल पड़े। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ओह पिताजी, एक कप ही तो बनानी है, तो 2 कप बना लो, साथ पियेंगे। मेरी इच्छा नहीं है। तुम सदैव नाराज क्यों रहती हो? मैं नहीं तो। उन्हें चाय देकर वह सोचने लगी, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ चैन से वह 2 पल बैठ सके और पिताजी वहाँ ना धमके। अपना कमरा ही सुरक्षित लगा। उसने दरवाजा उड़का दिया और जतिन की शर्ट में बटन टाँकने लगी। 10 मिनट बाद ही खटखट हुई। बहू, भूख लगी है, खाना लगा दो। तुम भी साथ ही खा लो। पिताजी, मुझे भूख नहीं है, आपको परोस देती हूँ। ठीक है, मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, और यदि मैं खाऊं ही नहीं तो? ठीक है, मुझे दे दो। उन्होंने उसके मिजाज को भांपते हुए जल्दी से कहा। उनका खाना लगाकर वह कमरे में आ गई। मन शरीर बेहद थका हुआ था। कमरा अंदर से बंद कर लिया। 2 महीने से पिताजी के स्वभाव में परिवर्तन को महसूस कर रही थी। उसे पीछे पड़ने में पता नहीं क्या आनंद मिलता था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें मूंदने लगी। अर्धचेतन अवस्था में उसे लगा कि दरवाजा खोलने के लिए उस पर दबाव डाला, किंतु बंद होने के कारण वह खुला नहीं। एक पैर घसीट कर चलने का स्वर, फिर किसी ने खिड़की के पर्दे को खिसकाने की चेष्टा की। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। खिड़की के पास खड़ा शख्स कुछ देर खड़ा रहा, फिर चला गया। वह निःशब्द पड़ी रही। उसका हृदय तीव्रता से धड़क रहा था। उस दिन उसने खाना ही नहीं खाया। इस तरह के माहौल में किस प्रकार जी सकती थी? पिताजी उसकी सासू माँ के रहते बिल्कुल सही स्वाभाविक व्यक्ति थे। रिटायरमेंट के पूर्व तक उनका मित्र समुदाय था। वे उनके साथ मिल बैठकर आनंद उठाते थे, घर में दखल न देते, किंतु सेवानिवृत्ति के बाद कुछ महीनों में जैसे वे मनोरोगी बन गए थे। जतिन कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं था। वह घर में भयक्रांत रहती। दिल की धड़कनें तेज होना, ठंडा पसीना आना, क्रोधावेग जैसे लक्षण उसमें दिखने लगे थे। बाथरूम जाकर वह बहुत देर तक चुप खड़ी रहती। कपड़े उतार कर नहाने तक की हिम्मत न होती।
अकेले सफाई रसोई करते आशंकाग्रस्त रहती। इसकी आशंकाएं निर्मूल न साबित होती। पिताजी किसी न किसी बहाने उसके पास आते रहते। उसे लगता कहीं उसका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा। एक अस्थायी समाधान उसने खोज निकाला। सुबह सब काम निपटाने के बाद जतिन के ऑफिस जाते ही वह सम को कमरे में बंद कर लेती। नाश्ता, खाने का टिफिन और पानी का जग वह पहले ही रख लेती। पिताजी बाहर ढेरों बहाने करते, कभी सिरदर्द, कभी बुखार, कभी घबराहट की शिकायत करते, किंतु वह दरवाज़ा न खोलती। जतिन को शाम के आने के बाद दरवाज़ा खोलती और समान ढंग से काम में जुट जाती, किंतु घर में उसका दम घुटता। पिताजी अब अक्सर जतिन के कान भरते कि बहू उनका ध्यान नहीं रखती है। जतिन उसे समझाने की चेष्टा करता। एक दिन रात में कमरे में आई तो जतिन को गौर से अपनी ओर देखते पाया। कितना बदल गई हो, फीका उदास चेहरा, न कोई आग्रह न प्यार। कौन सी चिंता खाई जा रही है तुम्हें? जतिन ने प्यार से उसे पास खींचा, किंतु उसने ओठों पर उंगली रखकर जतिन को चुप रहने का संकेत किया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके लाइट बुझा दी। दोनों बिस्तर पर चुपचाप बैठ गए। पैरों को घसीट कर चलने की चिर परिचित आवाज़ उभरी। खिड़की के पर्दे के पीछे एक आकृति उभरी। रास्ते के लैंप पोस्ट की रोशनी से पर्दे पर स्पष्ट परछाई पड़ रही थी। कोई या तो झांकने का प्रयास कर रहा था या उनकी बातें पर कान लगाया था। क्रोधी जतिन ने उसे परे धकेल दिया और दरवाज़ा खोल कर चीख पड़ा, पापा क्या कर रहे हैं आप यहाँ? कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। वे घबरा गए। अपनी उम्र का तो लिहाज करें, यह आचरण आपको शोभा नहीं देता। क्यों, घर में इधर उधर जाने की मनाही है क्या? बहू ने तेरे कान भर दिए हैं और तू मुझ पर सेखी बखार रहा है। मैं बूढ़ा अकेला लाचार हूँ ना। अंतिम बात कहते कहते वे रोने लगे। जतिन ने उन्हें पानी पिलाया और उनके कमरे तक छोड़ आया। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जो बेकाम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, वह असुरक्षा बोध से ग्रसित ही तो है। अपना अधिकाधिक समय युवाओं और बच्चों के बीच व्यतीत करना चाहता है। उसने कई दिनों के असंतोष को एक लंबे भाषण से तोड़ा। बड़ी बुद्धिमती हो तुम। जति ने पत्नी को प्रभावित दृष्टि से देखा। मैनो मैं मनोविज्ञान की छात्रा हूँ, कम से कम तुमने मुझे समझा तो। किंतु अब इस स्थिति से हमें बुद्धिमानी के साथ निपटना होगा। पिताजी को किसी काम में व्यस्त करना होगा, कोई नौकरी या व्यवसाय। हाँ, उसने उत्तर दिया। वे दोनों देर रात तक जागते रहे। अगले दिन जतिन की पहरेदारी के कारण पिताजी एक स्थान पर बैठे चाय पीते, अखबार पढ़ते। फिर उन्होंने बहू की निंदा शुरू कर दी। कुछ यह विशेष बनाती है अपने लिए, तभी तो दरवाज़ा बंद करके खाती है। फ्रिज का पूरा पानी खर्च कर देती है। मैं प्यासा रह जाता हूँ, खाना तक गर्म नहीं करती। अतिथियों के सामने ही घर का जाला मारने लगते। साफ चादर कपड़ों को साबुन में डुबोकर धोते। वे दोनों कमरे में अकेले होते तो बार बार उन्हें देखते हुए आना जाना करते। उन्हें वह परेशान करके संतोष मिलता। एक शाम पिताजी टीवी देख रहे थे, तभी जतिन एक पेपर लेकर आया। लीजिए पापा, यहाँ साइन कर दीजिए। क्यों, क्या मेरी मृत्यु का प्रमाण पत्र है ये? वे जले कटे लहजे में बोले। नहीं, आपकी शॉप का मालिकाना है। शॉप? दुकान? कैसी दुकान? वे चौंके। वही पापा जो आपने जीवन भर किया, जिसमें आप सिद्धहस्त हैं। टाइप एंड शॉर्ट हैंड सेंटर। यहाँ लड़के लड़कियाँ आपके अनुभव का लाभ उठाएंगे। बाद में आप एक कंप्यूटर भी खरीद लीजिए और उन्हें संपूर्ण जानकारी दीजिए। लेकिन इतना रुपया कहाँ से आया? नाराजगी के बावजूद उनकी आंखों में चमक थी। कुछ इंतजाम मैंने किया, बाकी आपकी बहू ने अपने निजी खाते से दिया है। पिताजी दृष्टि नीचे किए हुए कुछ सोचते रह गए। अगले कुछ महीनों में पिताजी समाज के व्यस्ततम व्यक्ति थे। पहले सेंटरों को जमाना, प्रचार प्रसार, फिर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर कंप्यूटर की खरीद। अपने व्यवसाय में मगन पिताजी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ माह पहले वे क्या थे। उनका परिवार बढ़ गया। जतिन की नवजात बच्ची ही अब उनकी सबसे करीबी थी। वे बच्ची की सेवा में अपना अधिकतम समय देते। उनके अतीत को उसने एक दुखद स्वप्न समझकर भुला दिया था। अंत भला तो सब भला। आज की कहानी खाली दिमाग शैतान का घर, पमा मलिक द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।